गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार रियल मैरिज सेंटर पे, जहां क्लास 6 से लेकर के 12th तक के सभी विषयों को व्याख्यान के साथ पढ़ाया जाता है। सर्वप्रथम किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। फिर जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर को भी बताया जाता है। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आया और कौन सा समझ में नहीं आया। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। यदि आपके भी घर में आपके भाई बहन या कोई भी है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अपनी तैयारी में को द बेस्ट करना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे प्रत्येक जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाता है। यह क्लास 8 का नया पुस्तक है जो इस बार लॉन्च किया गया है 2025-26 सेशन में, ठीक है। और इस सेशन में लॉन्च किया गया है, ये बिल्कुल नया है, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे, चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिसमें हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर चतुर्भुज होता क्या है। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ये देखिए आपके चैप्टर 3.1 है, जिसमें इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए साधारण वक्र लिखा हुआ है, साधारण बंद वक्र लिखा हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा कि साधारण वक्र क्या होता है, साधारण बंद वक्र क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज क्या होता है। तो आइए बारी बारी से इन चीज़ों को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। सर्वप्रथम आप समझिए कि सरल आकृति क्या होता है। कह रहा है क्या कि वह आकृति जो कभी भी स्वयं को नहीं काटती है सरल आकृति कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पे ये कलम रखा है और कलम के इस पॉइंट से इसको यहाँ से यहाँ खींचा, फिर हम इस बिंदु से इसको यहाँ से यहाँ खींचा, फिर यहाँ से यहाँ खींचा। देखिए ये सब आपस में जुड़ गए ना, तो ये क्या कहलाएगा, सरल आकृति कहलाएगा। ये भी एक खींच दिए, ये भी एक सरल आकृति है, ऐसे ये खींच दिए, ये भी एक सरल आकृति है। बट अगर हम ऐसा करें, यहाँ से यहाँ इसको खींच दे और फिर इसको यहाँ से ऐसे खींच दे, फिर ऐसे इसको कर दे, तो देखिए यहाँ पर ये कट कर रहा है एक दूसरे को, तो ये सरल आकृति नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे 1 नंबर में देखिए ये सीधी लाइन है, ये सरल आकृति है। 2 भी सरल आकृति है क्योंकि ये नहीं काट रहा है कहीं भी एक दूसरे को। तीसरा ये भी सरल आकृति, ये भी। बट 7 नंबर ये सरल आकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये सरल आकृति नहीं होगा। नेक्स्ट समझते हैं हम क्या कि सरल आकृति होते कितने प्रकार के हैं। देखिए सरल आकृति मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला क्लोज फिगर और दूसरा ओपन फिगर, ठीक है। बंद आकृति और खुली आकृति। देखिए बंद आकृति किसे कहेंगे, जैसे आपका घर है और इस घर में जाने के लिए एक रास्ता है, यहाँ पे दरवाजा, अगर ये बंद है इसका मतलब ये पूरा घर क्या हुआ, बंद हो गया। अब इसमें कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार कोई भी आकृति हो, उसमें अगर प्रवेश करने के लिए कहीं भी कोई जगह ना खाली हो तो उसे बंद आकृति कहते हैं। जैसे देखिए इसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये बंद आकृति है। ये भी बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है। बट इसमें अगर जाना हो तो देखिए ये पूरा मुंह खुला हुआ है, तो ये खुली आकृति, ये भी खुला हुआ है और यहाँ इसका ये भी खुला हुआ है, तो ये खुली आकृति होती है, ठीक है। आपने आकृति के बारे में तो समझा, बट ये आकृति बनती कैसे है ये हम समझेंगे। देखिए आपने पढ़ा होगा 7वीं क्लास में कि रेखा किसे कहते हैं। एक बिंदु से विपरीत दिशा में, अगर एक बिंदु से विपरीत दिशा में 2 रेखाएं खींची जाए और वो अनंत तक जाती रहे, देखिए यहाँ से ये इधर अनंत तक जाती रहेगी, ये भी अनंत तक जाती रहेगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। सॉरी, ये तो किरण है, इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की जो ओर जा रहा है, ये किरण है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इन पूर्ण रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसी रेखा में से देखिए ये एक रेखा है और इसी में से यहाँ कोई 2 पॉइंट को ए और बी को काट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ए और बी को काट के निकाल देते हैं और हमारे पास क्या है, देखिए ये अंत बिंदु दोनों का एंडिंग पॉइंट है ए और बी, ठीक है ना। ए और बी इसका एंडिंग पॉइंट है, तो हम जो ये काट के निकाले इसको रेखा में से काटे हैं, इसलिए इसका नाम देते हैं रेखा खंड,
ठीक है, रेखा में से काट के निकाले हैं, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया, रेखा खंड दिया। ओके, आप रेखा समझ चुके होंगे, रेखा खंड भी समझ गए हैं हम। अब आगे देखते हैं हम साधारण वक्र को समझेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी क्या कीजिए, एक कॉपी निकालिए और उस कॉपी में आपका इस प्रकार से पेज होगा। ठीक है, आप वहाँ पे कहीं भी, इसमें कहीं भी कलम रखिए और कलम रखने के साथ उसको घुमाइए इस तरह से, ऐसे 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 घुमाइए, और घुमाने के साथ साथ देखिए ये इस प्रकार से मिल जाता है, तो इसे हम साधारण वक्र कहते हैं। मतलब कलम, बिना कलम उठाए हुए आप कोई भी आकृति यदि बना देते हैं तो उसे सरल वक्र कहा जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं आप इसे समझ चुके होंगे। सरल वक्र या फिर साधारण वक्र उसे कहा जाता है। ये देखिए, ये भी बिना कलम उठाए बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये सभी क्या कहलाती है, साधारण वक्र कहलाती है। अब देखिए साधारण वक्र दो प्रकार की होती है, एक साधारण वक्र होती है जो बंद होती है और दूसरी साधारण वक्र होती है जो खुली होती है। अब बंद और खुली आकृति तो आप समझ चुके होंगे कि वह आकृति जिसमें बाहर से प्रवेश करने का कोई जगह ना हो वो बंद आकृति कहलाता है, बट वैसी आकृति जिसमें बाहर से प्रवेश करने का जगह हो वो खुली आकृति कहलाता है। देखिए इस आकृति में कहीं से प्रवेश कर सकते हैं क्या, इसमें नहीं, तो ये बंद आकृति है। और कलम को एक बार ऐसे करके, ऐसे निचाक करके ये बना सकते हैं, तो ये साधारण है, यानी कि ये साधारण बंद वक्र कहलाएगा, साधारण बंद आकृति कहलाएगी। ठीक है, ये भी, बट इसमें देखिए यहाँ से ये जगह इसमें जाने का है, यहाँ भी है और यहाँ भी ये खुला हुआ है, तो ये क्या है, साधारण खुली बंद आकृति है। तो आप इसे साधारण वक्र को समझ चुके होंगे, साधारण बंद वक्र को भी समझ गए होंगे और साधारण खुली बंद वक्र को भी समझ चुके होंगे। अब हम समझते हैं पॉलीगन्स यानी कि बहुभुज। कह रहा है क्या कि रेखा खंडों की सहायता से, देखिए रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है, एक, देखिए ये क्या है, एक रेखा है, ये भी एक रेखा खंड है, ये भी एक रेखा खंड है। तो रेखा खंड की सहायता से, रेखा खंड की सहायता से क्या किए, एक आकृति बना लिए हैं, इसी आकृति को हम लोग बहुभुज कहेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और एक, चार रेखाओं से एक आकृति बना लिए, तो ये हमारा चतुर्भुज कहलाता है। देखिए चार भुजा है तो चतुर्भुज, तीन भुजा है त्रिभुज। समझ पा रहे हैं आप कि रेखाखंड, देखिए ये एक रेखाखंड है। ठीक है, और इसी प्रकार से चार पांच रेखाखंड को मिला करके और एक आकृति बना लेंगे तो उसे बहुभुज कहेंगे। समझ पा रहे हैं इन चीजों को। अब आइए समझते हैं कि कोई भी बहुभुज हो, आखिर उस बहुभुज में होता क्या क्या है, इन चीजों को समझेंगे। जैसे यदि आप मार्केट से क्या लाते हैं, एक बंद पैकेट वाला कोई भी सामान लेकर के आते हैं, जैसे दालबुट ही लेकर के आते हैं, तो आप इस पॉकेट को खोलेंगे, जब इसको यहाँ से कट करेंगे तो आपको पता रहेगा ना कि इसमें क्या क्या है, इसमें बादाम है कि नहीं, इसमें किशमिश है कि नहीं, काजू है कि नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर कोई बहुभुज है तो उसमें क्या क्या होता है। देखिए बहुभुज का जो साइड यानी कि जो इसका किनारा होता है, इस किनारे को हम लोग भुजा कहते हैं। तो इसमें देखिए कितनी भुजा है, एक, इधर दो और एक, तीन भुजा है। कितनी भुजा है, तीन भुजा। आप समझ पा रहे हैं इसे। और देखिए दो भुजा जहाँ पे मिलता है उसे हम शीर्ष कहते हैं। जैसे देखिए ये भुजा और ये भुजा कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या कहलाता है, इसका शीर्ष कहलाता है। ठीक है, और दो भुजाएं मिलता है और वो मिलने के साथ साथ किसी न किसी एंगल पे वो झुकता है, तो ये जो झुकाव है, इसी झुकाव को इसका एंगल कहते हैं। इसी ये जो झुकाव है ना, कितना डिग्री झुका हुआ है, इसको कोण कहते हैं। जैसे दो रेखा, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, देखिए कितना डिग्री पे झुका हुआ है, जो जगह है इसी को हम लोग कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ओके, अब हम समझेंगे कि बहुभुज तो हमने समझा कि रेखाखंडों की सहायता से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। अब ये बहुभुज होते कितने प्रकार के हैं? जैसे देखिए अवतल बहुभुज, कह रहा है क्या कि वह बहुभुज जो अंदर की ओर धंसा हो क्या कहलाता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसे देखिए इसमें यहाँ पे ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये भी देखिए अगले वाले फिगर में अगर हम इसमें देखते हैं तो ये भी देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ है, यहाँ ये भी अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, अवतल बहुभुज कहलाता है। ओके, देखिए अब उत्तल बहुभुज समझेंगे। देखिए कह रहा है कि बाहर की ओर निकला हो वो क्या कहलाएगा, उत्तल। देखिए यहाँ पर ये
कोना बाहर की ओर निकला हुआ है, यहाँ पे ये बाहर है, ये बाहर की ओर है, मतलब चारों कॉर्नर पे ये बाहर की ओर निकला हुआ है। यहाँ तीनों कॉर्नर पे देखिए ये बाहर की ओर निकला हुआ है ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। यहाँ पे कहीं भी कोई भी पार्ट धंसा हुआ नहीं है। अब हम समझेंगे समबहुभुज, रेगुलर रेगुलर पॉलिनोमियल, सॉरी, रेगुलर पॉलीगन्स। बहुभुज का इंग्लिश क्या होता है, पॉलीगन्स होता है। तो हम समझेंगे सम बहुभुज को, कह रहा है जब किसी बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के होते हैं तो वो सम बहुभुज कहलाता है। ठीक है, देखिए उसमें भुजा होगी, जैसे जितना भी भुजा हो, अगर सभी भुजाओं की लंबाई, जैसे अगर हम देखते हैं ये भुजा है और इसमें सभी भुजा, कितनी भुजा, चार भुजा, और इन चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और इसके बीच का जो कोण हो, ये कोण भी बराबर हो, तो हम उसे समबाहुभुज कहेंगे। ठीक है, समबाहुभुज के लिए देखिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला कि भुजा बराबर होना चाहिए और कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के देखिए ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है, और ये तीनों कोण भी बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, समबाहुभुज। उसी प्रकार ये वर्ग है, वर्ग के चारों भुजा बराबर है और इसके चारों कोण भी बराबर है, तो ये भी क्या कहलाएगा, समबाहुभुज कहलाएगा। ठीक है, मोटा मोटी आप ये समझ पा रहे होंगे कि किसी भी बहुभुज में यदि भुजा बराबर हो और उसके कोण भी बराबर हो तो वो समबाहुभुज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे विषम बहुभुज। आपने यहाँ देखा समबाहुभुज में क्या था, इसमें क्या था कि भुजा और अंतःकोण क्या होता था, बराबर होता था। बट विषम बहुभुज में क्या हो जाएगा, भुजा भी अलग अलग होगा और उसके अंतःकोण भी अलग अलग होंगे, तो वो विषम बहुभुज कहलाएगा। कह रहा है कि जब किसी बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी कोण अलग अलग हो तो वह विषम बहुभुज कहलाता है। देखिए ये कोण अलग होगा, यहाँ का ये कोण अलग, ये कोण अलग। ठीक है, सिमिलरली इस भुजा की लंबाई अलग होगी, इस भुजा की लंबाई अलग और इस भुजा की लंबाई अलग होगी, तो ये विषम बहुभुज कहलाएगा। इसमें भी देखिए ये भुजा और ये भुजा की लंबाई बराबर है, ये भुजा और ये भुजा की लंबाई बराबर है, लेकिन समबाहुभुज का कंडीशन क्या कहता है कि चारों भुजा, मतलब जितना भुजा हो सभी भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। लेकिन यहाँ पे दो भुजा, आमने सामने की भुजा केवल बराबर है, तो ये विषम बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर, बहिर्भाग यानी कि एक्सटीरियर। ओके, अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अंदर का भाग। ठीक है, और बहिर्भाग का मतलब तो आप समझते हैं, बाहर बाहर का भाग। तो कोई भी आकृति होगा उसके अंदर का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, अभ्यंतर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो अंदर का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, अभ्यंतर कहलाता है। ओके, और इसके बाहर का जो ये क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, देखिए जैसे ये बाहर का क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र बाहर, ये भी क्षेत्र बाहर है, तो ये बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, अगर इसमें हम देखें तो यहाँ से देखिए ये क्या है, अंदर का क्षेत्र है तो ये अभ्यंतर कहलाता है और ये बाहर का क्षेत्र है तो बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इन सभी चीजों को समझ चुके होंगे। ओके, चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए आपका ये प्रश्न संख्या 1 आ गया है, आइए बारी बारी से इन प्रश्नों को समझते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई है और इस आकृतियों को देखना है और बताना है क्या कि इसमें से साधारण वक्र कौन सा है, साधारण वक्र, बंद वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है। एक बार फिर से समझ लिए, साधारण वक्र किसे कहेंगे, कलम है, और इस कलम की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐसे ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के साथ साथ क्या होता है, एक आकृति बन जाता है बिना कलम को उठाए हुए, तो ये क्या कहलाएगा, साधारण वक्र कहलाएगा। ओके, तो इसमें देखिए ये क्या है, एक साधारण वक्र है, ये भी देखिए बिना कलम को उठाए हुए इसे भी बना सकते हैं, तो ये भी साधारण वक्र है। ये भी हमारा क्या, एक साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र है और ये भी साधारण वक्र है। नहीं, तो साधारण वक्र अगर पूछता है ए नंबर में तो साधारण वक्र कौन कौन हो जाएगा, देखिए एक साधारण वक्र है, दो भी साधारण वक्र है, पांच साधारण वक्र है और छह भी साधारण वक्र है और सात साधारण वक्र है। आप समझ पा रहे हैं, बिना कलम को उठाए हुए कोई भी आकृति बना देंगे वो सरल वक्र कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या, साधारण बंद वक्र। ठीक है, साधारण वक्र होना चाहिए और बंद होना चाहिए। देखिए इन सभी में क्या, ये तो साधारण वक्र है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका तो चर्चा ही नहीं करेंगे। क्या देखिए ये सब जो वक्र बच गया है, क्या इसमें हम बाहर से प्रवेश कर सकते हैं, क्या कुछ रख सकते हैं, नहीं।
तो सिमिलरली क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 5, 6 और 7, ये क्या कहलाएगा, साधारण वक्र कहलाएगा। ओके, अब हम समझते हैं बहुभुज पॉलीगन्स कौन कौन होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं क्या कि सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, रेखाखंडों की सहायता से बनी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है, रेखाखंडों की सहायता से बनी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी आकृति है जो बहुभुज की सहायता से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 नंबर आकृति है जो बहुभुज की सहायता से बनी हुई है, और दूसरा आकृति है जो बहुभुज की सहायता मतलब रेखाखंडों की सहायता से बनी हुई है। ये देखिए ये रेखाखंड की सहायता से बनी हुई है, और ये भी देखिए ये क्या है, रेखाखंडों की सहायता से ये भी बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे क्या, D नंबर उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तल तो आप समझते हैं जिसमें उबड़ा हुआ हो, अर्थात वो बाहर की ओर निकला हुआ हो। तो देखिए इस फिगर में आपको मात्र एक ही बहुभुज है, देखिए ये बहुभुज है, और देखिए इधर भी उभार, इधर भी उभार, यहाँ भी उभार, यहाँ भी उभार है, तो ये क्या उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, E नंबर में अवतल बहुभुज पूछ रहा है, नहीं तो अवतल बहुभुज इसमें किसको कहेंगे, अवतल समझते हैं जो अंदर की ओर धंसा हो वो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा, है नहीं, वह बहुभुज जो अंदर की ओर धंसा हो वो अवतल बहुभुज कहलाएगा। आप देखिए 1 नंबर में ये वाले फिगर को अगर हम लेते हैं इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये 1 नंबर क्या है, अवतल बहुभुज है। ओके, फिर अगर हम चौथा ले लेते हैं, ये 4 नंबर, अगर हम ये 4 नंबर लेते हैं इस प्रकार से, ये स्टार, देखिए यहाँ भी ये धंसा हुआ है, धंसा हुआ है, धंसा हुआ है, ये भी धंसा हुआ है, ये भी धंसा हुआ है, तो इसका 1 और 4 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, 1 और 4 क्या है यहाँ पे, अवतल बहुभुज होगा। उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कर है, समबाहुभुज होता क्या है। अब समबाहुभुज आप जानते हैं किसे कहते हैं, चलिए लिखते हैं। जब जब किसी बहुभुज जब किसी बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के होते हैं, समान माप के होते हैं, समबाहुभुज कहलाते हैं, समबाहुभुज कहलाते हैं। आप समझ गए क्या कि जब किसी बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के होते हैं, समबाहुभुज कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें उदाहरण देना है समबाहुभुज का जिसमें 3 भुजाएं होंगे। ठीक है, तो पहला देखिए ये 3 भुजा होना चाहिए, कितना, 3 भुजाएं होना चाहिए। तो हम बनाते हैं इस प्रकार से, देखिए इसमें 3 भुजा है, और तीनों भुजा क्या है, बराबर है आपस में। तो ये तीनों भुजा बराबर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, और यह किसका उदाहरण है, एक समबाहुभुज का उदाहरण है। ठीक है, अगर हम दूसरा देखते हैं क्या कि 4 भुजाएं होनी चाहिए, कितनी भुजा, 4 भुजाएं होनी चाहिए। तो आइए बनाते हैं इसको, देखिए 4 भुजा जब ही होगा और चारों भुजा बराबर होना चाहिए, तो आप जानते हैं केवल एक ही फिगर होगा, वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है इसमें कि 6 भुजाएं होनी चाहिए, कितनी भुजा, 6 भुजाएं होना चाहिए, और हमें एक आकृति बनानी है 6 भुजाओं की, जो कैसी होनी चाहिए, समबाहुभुज होना चाहिए। ठीक है, तो आइए बनाते हैं हम इसे, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, सॉरी इसमें थोड़ा जगह स्पेस की कमी है, अगला में बनाते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं इसको। देखिए हमें क्या करना है, 6 भुजा लेना है। ठीक है, 6 भुजाएं लेनी है, चलिए बनाते हैं इसको। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा,
3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और एक 6 भुजा, ठीक है। तो 6 भुजाएं से एक क्या किए, बहुभुज बना दिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, समषटभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, समषटभुज कहेंगे। ये 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। ये आज का आपका लास्ट प्रश्न था। यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद। ये है आपका अपना रियल मैरिज सेंटर, इसको सब्सक्राइब कर ले। ये आपका दूसरा यूट्यूब चैनल है PYQ247, जिस पे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए पढ़ाया जाता है, उनके लिए कुछ ना कुछ हमेशा लेकर के आते रहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने जो भाई बहन आपके होंगे जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होंगे उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। जय हिंद।